हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं टेंजेंट नॉर्मल का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी 6.3 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन हम इससे पीछे वाले लेक्चर में 2 लेक्चर में कर चुके हैं, है ना। आज हम 13 से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन करना, ठीक है। और देखते हैं कहाँ तक हो पाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, फाइंड द points on the curve at which the tangents are parallel to x-axis देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। कह रहा है क्या, इस कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट याद कीजिए जहाँ का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और उसी कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट याद करना है जहाँ का टेंजेंट क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, है ना। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि इस कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ठीक है। जहाँ से हम टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, और फिर 2 नंबर में कह रहा है क्या, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट याद करने के लिए जहाँ का टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक रफ कर्व ले लेते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारा किए हैं, कैसे पॉइंट्स को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले एक रफ कर्व बना लेते हैं, फिर और ऐसे यदि देखा जाए तो आपको ये मालूम है ना कि ये एलिप्स के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आप जानते हैं, ये एलिप्स के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एलिप्स का जो ग्राफ है ना, या तो ऐसा होगा या तो इस प्रकार से होगा, हाँ है ना। समझ में आ रही है बात। तो कोई भी एक ग्राफ क्या कीजिए, यूज कर लीजिए, या नहीं तो यदि आप नहीं जानते हैं इसका ग्राफ क्या है तो कोई भी कर्व आप ले लीजिए ना, जो आपको मान लीजिए खींचने में ज़्यादा सहूलियत होती है। तो इस प्रकार का भी कर्व आप ले सकते हैं। मेरे को तो ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइप का कर्व को यूज़ करना, ठीक है। चलिए ऐसा ही कर्व ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। मान लीजिए यही कर्व है, 1 नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं, और यही एक पॉइंट है जहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। कर्व का इक्वेशन देखिए दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 9 और वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, और हम आपको बता दिए हैं जिस किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है उसको क्या कीजिए, कुछ मान लीजिए। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं। ये बात हो चुकी है ना मेरी, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज़ किए हैं इस कंसेप्ट को, ठीक है। चलिए अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब मेरे को चाहिए 2 इक्वेशंस अल्फा एंड बीटा में। जब तक 2 इक्वेशंस नहीं मिलेगा तब तक अल्फा और बीटा का वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। तो दिमाग लगाते हैं कैसे 2 इक्वेशन हम लाएं अल्फा और बीटा के टर्म में। एक इक्वेशन तो मेरे को दिख रहा है, वो कैसे, अल्फा और बीटा इस कर्व पर लाई कर रहा था, इसकी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, हाँ है ना। तो चलिए एक इक्वेशन दे जाएगा, मतलब क्या, एक्स की जगह पर आप अल्फा रख लीजिए, वाई की जगह पर बीटा रख लीजिए, है ना। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं, सिंस अल्फा कॉमा बीटा लाई ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। सो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय 9 बीटा स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 1 आपको
मिल गया, ठीक है ना। अब इक्वेशन 2 कैसे निकालेंगे, अब देखिए, अब इसमें ऐसे भी एक चीज़ आपको मान करके चलना पड़ेगा, क्वेश्चंस में जितने भी डेटा यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना, जब तक आप प्रत्येक डेटा का यूज़ नहीं करते हैं तब तक क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए डेटा आपको जो ये दिया हुआ है कि इस कर्व का जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है ना, वहाँ से जो टेंजेंट पास हुआ है ना, वो टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका अभी तक हम यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके एक और इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे एक्स एक्सिस का स्लोप आपको मालूम है, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, ठीक है ना, और दो लाइन जब पैरेलल है दोनों का स्लोप होता है इक्वल, सो इसका स्लोप भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और एक और तरीका से आप जानते हैं इसके स्लोप को लिखने का, ठीक है, वो हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स एट अल्फा कोमा बीटा। मतलब इस लाइन का स्लोप आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो मतलब अभी आप पढ़ रहे हैं चैप्टर है ना, उसके अनुसार से भी लिख सकते हैं। हम आपको बता दिए हैं dy बाई डी एक्स किसी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है, तो इस टेंजेंट का भी जो स्लोप होगा ना dy बाई डी एक्स ही होगा। लेकिन dy बाई डी एक्स तो इस कर्व के हर एक पॉइंट पर के टेंजेंट के स्लोप को दिखाएगा, बट मेरे को चाहिए इस टेंजेंट का स्लोप जो अल्फा कोमा बीटा से गया है, तो इसमें क्या करना है, अल्फा कोमा बीटा डाल देना है, ठीक है ना। अब यहां ध्यान देना है आपको, ये देखिए इसी टेंजेंट का स्लोप 0 भी है, इसी टेंजेंट का स्लोप ये भी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं, है ना। लिख लीजिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स एट, dy बाई डी एक्स एट अल्फा कोमा बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 0, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब मेरे को एक इक्वेशन देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा के टर्म में मिल गया है, दूसरा इक्वेशन अल्फा बीटा के टर्म में आ ही जाएगा यदि हम कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो अब चाहिए मेरे को dy बाई डी एक्स एट अल्फा कोमा बीटा, तो ये कहाँ से निकलेगा, जब हम कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तभी मिलेगा। अरे कुछ भी नहीं है इसमें, यदि आप सही से मेरे पीछे वाले लेक्चर को देखें हैं तो बिल्कुल भी भारी आपको नहीं लगेगा, ठीक है, काफ़ी ईजी है सॉल्व करना ये सब क्वेश्चन को। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x बाई 9 प्लस 2y बाई 16 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। चूँकि मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है, इसीलिए इसको क्या किए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, ठीक है ना। और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा x बाई 9 प्लस y बाई 16 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इस 2 से क्या कीजिए, उस साइड डिवाइड लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा x बाई 9 और y बाई 16 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो y बाई 16 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस x बाई 9, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस 16x बाई 9y, और इसमें x की जगह पर अल्फा, y की जगह पर बीटा डाल देंगे तो आ जाएगा माइनस 16 अल्फा बाय 9 बीटा। ठीक है, अब देखिए ये 0 के बराबर दिया हुआ है आपको, देख लीजिए ना यहाँ से, या इसको 3 मान लेते हैं, फ्रॉम 2 एंड 3। अब देखिए ये 0 के बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये स्वाभाविक 0 के बराबर आ जाएगा, तो माइनस 16 अल्फा बाय 9 बीटा इक्वल्स टू 0, देन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब अल्फा 0 हो गया, अब मेरे को चाहिए क्या, बीटा, तो इक्वेशन 1 में अल्फा की जगह 0 डाल दीजिए, देखिए बीटा मिल जाएगा आपको। पुटिंग अल्फा इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर बाय 9 और बीटा स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा 0 बीटा स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। ठीक है,
बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड बीटा इक्वल्स टू ±4। तो अल्फा कोमा बीटा क्या हो जाएगा? मेरे को तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही निकालना है ना टेंजेंट का, यहाँ का। तो अल्फा बीटा मिल गया तो हो गया। ठीक है, अल्फा आपको मालूम है 0। देखिए जब हम अल्फा को 0 करेंगे तो बीटा का 2 वैल्यू आएगा, एक 4 आएगा, एक -4 आएगा। ठीक है ना, तो एक बार ले लेते हैं 0,4, एक बार ले लेते हैं 0,-4। ठीक है, मतलब हुआ कि यदि ये दोनों पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है क्या, इस कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है जहां से आप यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यही कर्व है। ऐसे कर्व तो हम आपको बता दिए हैं ना अभी, आप ये दोनों में से यूज कर सकते हैं। कोई भी जिसको मालूम नहीं है वो यदि रफ कर्व भी खींच ले तो भी काम चल जाएगा उसका। ठीक है, तो देख लीजिए इस कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व पर, तो वो टेंजेंट क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया आपको, और ये है वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा हम कैसे इक्वेशन को कनेक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि आप जब यहाँ का पॉइंट निकालेंगे टेंजेंट पर का, या आप ऐसे बोलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। टेंजेंट पर के पॉइंट का बात करेंगे तो इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट रहेगा तो टेंजेंट पर का पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल देते हैं ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं तो आप निकाल सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा चीज़, आप कितनों प्रयास करेंगे निकालने का, यहाँ पर आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मेरे को निकालना है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट को अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं। अरे ये मेरे को चाहिए, आप देख लीजिए ना, कह रहा है ना फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इतना एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो सीधा सीधी मिल गया मेरे को। ये जो कर्व है x²/9 + y²/16 = 1, अल्फा कोमा बीटा पॉइंट से पास किया है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर, या चलिए पी क्यू मानते हैं अब की बार। अल्फा बीटा हम पहला नंबर के क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। ठीक है, ये कर्व जो है ना पी कॉमा क्यू पॉइंट से पास किया तो इसके इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए क्या आ जाएगा? p²/9 + q²/16 = 1। इक्वेशन 1। अब कितना लिखेंगे यार कि p, q लाई ऑन द कर्व इतना, सो है ना, ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करेंगे हम? x के जगह पर p रखेंगे, y की जगह q। ये अब हम करने वाले नहीं है ना, ये आप खुद से समझ जाइएगा यहाँ हम क्या किए हैं। अब एक चीज़ और, अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इसका जानते हैं स्लोप आप, वाई एक्सिस का इनफाइनाइट होता है तो इसका भी स्लोप क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आएगा। और एक तरीका से और भी इसका स्लोप लिखने के लिए हम जानते हैं dy/dx एट अल्फा नहीं p, q। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन का स्लोप है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इस कर्व के इक्वेशन को। x²/9 y²/16 = 1, तो इसका DC आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा क्या? 2x/9 और 2y/16 इंटू dy/dx = 0। तो यहाँ से जब आप dy/dx निकालेंगे, अभी जस्ट हम निकाल चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं क्या? 3। अब देखिए ये क्या है ना, इनफाइनाइट के बराबर है। 2 और 3 को देखने के लिए हम आपको बोल रहे हैं। ये दिख रहा है आपको, इनफाइनाइट के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके जगह पर हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं ना।
और उसके बाद फिर इक्वेशन को सॉल्व कर करके यहाँ से P या Q का जो भी जिसका वैल्यू निकलेगा निकाल लेंगे, फिर एक का किसी न किसी एक का तो वैल्यू यहाँ से निकलेगा और उसको वहाँ पर रख देंगे तो दूसरे का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप पहले क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए फ्रॉम 2 and 3, तो क्या आ जाएगा -16 P/9³ इक्वल्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर ध्यान देना है, इनफाइनाइट से किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को, है ना, मल्टीप्लाई करने में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। डिवाइड लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इनफाइनाइट को -16p से डिवाइड लगा देते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -16p/इनफाइनाइट इक्वल्स टू 9q, और ये जो एक्सप्रेशन है ना 0 हो जाएगा और q इक्वल्स टू कितना आ गया 0, ठीक है। अब q 0 आ गया तो इक्वेशन 1 को याद कीजिए फ्रॉम 1। अब वहां पर आपको q की जगह पर 0 रखना है तो 0 नहीं q की जगह 0 रखना है, p²/9 प्लस 0 का स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से p का वैल्यू आप निकालिएगा, +-3 आ जाएगा और आपको तो निकालना है p, q, ठीक है। तो p है 3, q है 0, p है -3, q है 0, ठीक है। यही वो पॉइंट्स है जहाँ से टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे कर्व पर तो y एक्सिस के टेंजेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड normal to the given curves at the indicated points क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन कर्व्स है ना, इनके टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है इंडिकेटेड पॉइंट्स पर। इंडिकेटेड पॉइंट्स मतलब ये सब जो पॉइंट्स दिया हुआ है ना, इसी पॉइंट पर के टेंजेंट का भी इक्वेशन निकालना है आपको, नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है। चलिए कोई भारी बात नहीं है, एक नंबर को करते हैं। पहले कर्व आप ड्रॉ कर लीजिए, मान लीजिए यही कर्व है, ठीक है ना, यही कर्व है और 0,5 पॉइंट पर के टेंजेंट का और नॉर्मल का यदि आपको इक्वेशन निकालना है तो आप जानते हैं टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होता है। जब तक उसका स्लोप नहीं निकलेगा तब तक आप उसका इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। और स्लोप निकालना तो काफी इजी है ना, किसी पॉइंट पर किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, dy/dx, और उस पॉइंट को उसमें रख दीजिए। तो आपको 0,5 पॉइंट पर इनके टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। पॉइंट्स टेंजेंट पर मान लीजिए आपको ऑलरेडी पहले से पता ही है,
अरे 0,5 पॉइंट्स पर से जो टेंजेंट पास हुआ है उसी का इक्वेशन चाहिए ना। तो पॉइंट तो मेरे को पता चल गया ना उस स्ट्रेट लाइन पर। अब मेरे को चाहिए क्या, स्लोप। स्लोप निकालना काफी इजी है। स्लोप कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, उसी में x के जगह पर 0 और y की जगह 5 रख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, इनके टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। मतलब इस कर्व के 0,5 पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप को दिखाएगा ये, और पॉइंट पता है, इक्वेशन निकल जाएगा। अब नॉर्मल आप जानते हैं, जिस पॉइंट से आप टेंजेंट खींचे उसी पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। इसका स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप आपको मालूम है नॉर्मल का -1 बाय m ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप देखिए क्या है, dy बाई डी एक्स, है ना, एट 0,5 पॉइंट। ठीक है, अब मेरे को चाहिए इसका स्लोप, और पॉइंट आपको पता है ही, तो सोचना ही नहीं है इसके इक्वेशन के बारे में। तो अब क्या करना है मेरे को, इसके कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर करके इसका स्लोप निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू देखिए क्या दिया हुआ है, x का पावर 4 माइनस 10 इंटू एक्स का पावर कितना 3 नहीं 6 इंटू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस आ जाएगा क्या 5, और dy बाई डी एक्स यहाँ से आप निकाल लीजिए तो आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, और इसमें x के जगह क्या करना है आपको 0,5 रखना है। अब ये देखिए ये जो है ना y से इंडिपेंडेंट है, तो केवल x की जगह पर आपको 0 रखना है। जैसे ही आप x की जगह 0 डालेंगे तो आ जाएगा क्या -10, तो इसका स्लोप निकल गया टेंजेंट का स्लोप -10, और नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा -1 बाय -10, दिस इज 1 बाय 10। अब देखिए इसका स्लोप मालूम है, पॉइंट्स मालूम है, इस पर इसका इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। नॉर्मल पर भी पॉइंट मालूम है, इसका स्लोप मालूम है, इक्वेशन निकल जाएगा आराम से। चलिए ठीक है ना, इसका इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस क्या हो जाएगा y माइनस y1, y1 देख लीजिए क्या है 5 है ना, m देखिए -10 दिया हुआ है, और x माइनस x1, तो ये हो जाएगा क्या y माइनस 5 इक्वल्स टू -10x। इसको उठा करके जब हम इस साइड लाएंगे अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालें, चलिए यहां निकालते हैं। y माइनस y1 के जगह पर तो वही रहेगा 1 बाई 10, आपको इसका स्लोप यूज करना पड़ेगा x माइनस x1। ठीक है, इसको सॉल्व करके लाइएगा। अब देखिए, अब 1 नंबर का हम बना दिए, 2 नंबर का भी आप मेरे से उम्मीद रखेंगे कि बनाएंगे, लेकिन बट हम ऐसा करेंगे नहीं। ठीक है, आप सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, y से इंडिपेंडेंट ही होगा, x की जगह केवल आपको 1 रखना है, हम इतना भी बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, इस पॉइंट पर इस कर्व का जो टेंजेंट होगा ना और नॉर्मल होगा ना, उसका इक्वेशन मेरे को चाहिए। तो इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास करेगा उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसके इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद इस पॉइंट को रख दीजिएगा। तो इस पॉइंट से जो भी टेंजेंट पास होगा इस कर्व का है ना, उसका स्लोप मिल जाएगा। पॉइंट्स पता है टेंजेंट पर का है ना, स्लोप मालूम कर लिए हैं आप डिफरेंशिएट कर करके, और इस पॉइंट को रख करके इक्वेशन निकालना काफ़ी ईजी है। इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, और इसमें भी वही होगा। ठीक है ना, चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसमें देखिए 5 नंबर में क्या है, आपको मालूम है ना, इस कर्व के टेंजेंट का एंड नॉर्मल का इक्वेशन आपको निकालना है, इतना तो आपको पता है। तो टेंजेंट का स्लोप दिखाता है dy बाई डी एक्स, सही है। तो dy बाई डी एक्स तो पहले आप निकाल लें, उसके बाद देखेंगे आगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, चूंकि ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है। तो dy बाई डी टी देख लीजिए क्या आ जाएगा, cos t, और dx बाय dt आ जाएगा क्या, माइनस साइन t। अब आप निकाल लीजिए dy बाय dx। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy में भी dt से डिवाइड मेरे को लगाना पड़ेगा, और dx में भी dt से डिवाइड लगाना पड़ेगा, और dy बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है cos t, और इसका दिया हुआ है माइनस साइन t। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट, है ना t। अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉट t जो है ना, इस कर्व का क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। लेकिन इस कर्व पर
आपको उस पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप निकालना है जहाँ पर टी का वैल्यू क्या होगा, π/4 होगा। तो इसी में क्या कीजिए, dy/dx में टी की जगह पर रख लीजिए π/4, तो ये क्या आ जाएगा माइनस कॉट टी π/4, दिस इज -1। समझ में आया क्या, dy/dx एट टी इक्वल्स टू π/4 का मतलब क्या हुआ, इस कर्व के टी इक्वल्स टू π/4 पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप ये है, ठीक है। अब चलिए एम ऑफ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे आया आपको मालूम है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, उसमें से एक का स्लोप -1 है, दूसरे का स्लोप निकल गया, ठीक है, 1। क्लियर। अब मेरे को चाहिए टेंजेंट का इक्वेशन एंड नॉर्मल का इक्वेशन। जब तक मेरे को पॉइंट्स नहीं मालूम चलेगा उस कर्व पर, तब तक आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है क्या, cos t, y दिया हुआ है sin t, और आपको मान लीजिए कर्व यही है, ठीक है ना। और आप जानते हैं x, y इस कर्व पर जो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है ना, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ भी x, y रह सकता है, यहाँ भी x, y रह सकता है, यहाँ भी x, y रह सकता है, यहाँ भी, मतलब इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स को मिला करके ये कर्व बना होगा, है ना। उसमें से हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y दिखाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं x, y मान लीजिए यहाँ पर है, और x क्या है cos t और y क्या है sin t, रख लीजिए। अब आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जहाँ पर t क्या है, π/4 है। मान लीजिए ना कि यही एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, मान लीजिए p वो पॉइंट है, ठीक है ना, जहाँ पर t क्या है π/4 के बराबर है। इसमें आप π/4 रख लीजिए ना t की जगह पर। अभी देखिए ये क्या है ना, वेरिएबल पॉइंट है, और t की जगह पर जैसे ही आप π/4 रख देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या, किसी खास पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने लगेगा जब आप t की जगह क्या रख देंगे, π/4, ठीक है। और यदि t की जगह पर आप कुछ भी नहीं रखते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं ना, तो x, y क्या है, मूविंग पॉइंट है, मतलब इस कर्व के हर एक पॉइंट को ये क्या करेगा, cos t, sin t सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया क्या। बट मेरे को चाहिए क्या, t जहां पर π/4 के बराबर होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको t की जगह पर केवल π/4 रख देना है। आप मान लीजिए ये जो आप निकाले हैं ना dy/dx, मतलब dy/dx टेंजेंट का जो स्लोप निकाले, मान लीजिए इसी पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप है ये 1, और इस कर्व का जो ये पॉइंट है ना, इनके परपेंडिकुलर लाइन ये, मतलब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है पॉइंट P पर का ये, तो ये इसका हो जाएगा क्या, नॉर्मल। इसका स्लोप अभी निकला है 1, और इस टेंजेंट का स्लोप निकला है क्या, -1, और मेरे को चाहिए ये पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट पर मेरे को पता चल गया t का वैल्यू क्या है, π/4। अब इसमें ही क्या कीजिए, वेरिएबल पॉइंट में t की जगह पर क्या कर लीजिए, π/4 रख दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं p का कोऑर्डिनेट, cos π/4 कॉमा कितना, sin π/4, और ये क्या आ जाएगा 1/√2, और ये भी 1/√2। अब हम आगे नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि इसका स्लोप मेरे को मालूम चल गया है ना 1, और इसका स्लोप भी मेरे को मालूम हो गया, ये क्या है -1। अरे निकाले हैं, ऐसे थोड़ा ना मालूम चल गया, निकाले हैं, निकालने पर आया 1 और निकालने पर आया -1। एक बार फिर से आप समझ लो, ठीक है। आप जानते हैं कि ये जो कर्व है ना, इनके टेंजेंट का इक्वेशन एंड नॉर्मल का इक्वेशन मेरे को निकालना है। तो किसी भी कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन हो या नॉर्मल का इक्वेशन हो, आप तब निकाल पाएंगे, ठीक है। चूंकि टेंजेंट नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं हम। जब तक उसका स्लोप मालूम नहीं होगा और जब तक उस पर एक पॉइंट मालूम नहीं रहेगा, तब तक आप उसका इक्वेशन निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को निकालने का, ठीक है। तो चलिए, और इसमें कर्व का इक्वेशन दे दिया है यहाँ पर, y = sin t एंड x = cos t। मेरे को चाहिए dy/dx, नॉर्मल का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का तरीका। जब कर्व का इक्वेशन मालूम रहता है तो dy/dx से बढ़िया आपको दूसरा नहीं लगेगा, ठीक है ना। इस कर्व के इक्वेशन को क्या किए, डिफरेंशिएट कर दिए। ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, आप जानते हैं, ठीक है ना। पैरामीट्रिक फॉर्म के फंक्शंस को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, dy/dx निकालते हैं। इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, जैसा कि यहाँ हम किए हैं, और dy/dx यहाँ से निकाल लिए। और dy/dx के बारे में मेरे को ऑलरेडी पहले से मालूम है, dy/dx किसी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है। तो ये जो dy/dx यहाँ निकाले हैं -cot t, ठीक है, ये इस कर्व के हर एक, है ना, टेंजेंट के स्लोप को शो करेगा। बट मेरे को चाहिए जहां पर t क्या हो, π/4 के बराबर होना, उस पॉइंट पर का टेंजेंट का स्लोप मेरे को चाहिए, ठीक है। तो उस पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप देखिए क्या आ जाएगा, -1। चूंकि t के करना कुछ नहीं है, t की जगह π/4 रखना है, ठीक है, -1 आ गया। इनके नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा,
-1/-1, चूंकि -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला है क्या -1, सो इसका आ जाएगा क्या 1। और मेरे को अब चाहिए क्या पॉइंट्स, है ना, कुछ करना कुछ नहीं है, एक्स कोमा वाई आप जानते हैं किसी कर्व के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स के स्लो मतलब पॉइंट को दिखाता है, उस कर्व पर जितना भी पॉइंट्स है ना हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को दिखाता है एक्स कोमा वाई। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, जहां पर टी का वैल्यू π/4 होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसी में टी की जगह π/4 रख करके क्या किया हम, पॉइंट नहीं मालूम था इसीलिए पी मान लिया है ना, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाले तो 1/√2, 1/√2 आया, और पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकल जाएगा। अब हम इससे आगे नहीं करेंगे, है ना, बार बार एक ही चीज को करने में मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन to the curve y equals to x square minus 2x plus 7 which is a में दिया हुआ है parallel to the line 2x minus y plus 9 equals to 0, perpendicular to the line 5y minus 15 equals to क्या 13। बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, बच्चा वाला। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व इतना विच इज पैरेलल टू द लाइन इतना एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना। कह रहा है क्या, इस कर्व पर उस टेंजेंट का इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है, जो टेंजेंट क्या है इस लाइन के पैरेलल है, और बी नंबर में कह रहा है क्या, इसके क्या है परपेंडिकुलर है। समझ में आया क्या, देखिए इसके पैरेलल है यदि टेंजेंट तो इनका इसका जो स्लोप होगा ना वही उस टेंजेंट का स्लोप होगा। यहाँ स्लोप मेरे को मालूम चल गया, अब निकालना है क्या मेरे को पॉइंट, है ना, उसका टेंजेंट पर जब तक यार एक पॉइंट मालूम नहीं रहेगा तब तक उसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और मान लीजिए जब इनके टेंजेंट परपेंडिकुलर है इस कर्व का, तो इसका स्लोप, ये एक स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप निकालना आसान है, तो इसके स्लोप्स के हेल्प से क्या करेंगे हम उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। मतलब दोनों ही केस में क्या चाहिए मेरे को, उस टेंजेंट पर एक पॉइंट चाहिए, या नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं मेरे को उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब तक मालूम नहीं चलेगा तब तक उसका इक्वेशन हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर ए के बारे में। मान लीजिए यही वो कर्व है जिसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब पहले आप ऐसे समझिए, कह रहा है क्या इस कर्व पर उस टेंजेंट का मेरे को इक्वेशन चाहिए, है ना, निकालना है, जिनका जो क्या है, जो टेंजेंट है ना इस लाइन के क्या है पैरेलल है। चलिए, अरे मानने में मेरा क्या जाता है यार, मान कोई स्टूडेंट एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पर मान लेते हैं यही वो टेंजेंट है जो क्या है इस लाइन के पैरेलल है। किस लाइन के पैरेलल, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो आप जानते हैं जब दो लाइन पैरेलल रहे तो स्लोप क्या होता है दोनों का बराबर। तो इसका स्लोप निकालने के लिए आपको आता है ना, माइनस देंगे पहले, फिर x का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट जब आप करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका भी स्लोप क्या आ जाएगा, इसका भी स्लोप 2 आ जाएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। मेरे को निकालना है इस टेंजेंट का इक्वेशन, और आप जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम तब निकाल पाएंगे जब उस पर एक पॉइंट पता रहेगा और उसका स्लोप मालूम रहेगा, ठीक है ना। अभी इस पर मेरे को पॉइंट जब तक नहीं मालूम चलेगा, या आप ऐसे बोलिए ना, जब तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम मालूम नहीं कर लेते हैं इस टेंजेंट का तब तक इसका इक्वेशन हम नहीं निकाल पाएंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे को मालूम करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट को अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या। अब देखिए अल्फा और बीटा दो वेरिएबल है, जब तक दो इक्वेशन मेरे को नहीं निकलेगा तब तक हम इसका इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अरे इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारा किए हैं। क्या आप अल्फा कोमा बीटा आप नहीं निकाल सकते हैं। पहला काम क्या करेंगे हम, ये अल्फा कोमा बीटा इस कर्व पर लाई कर रहा है तो इसके इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 7 इक्वेशन 1 हो जाएगा। अरे अल्फा कोमा बीटा इस कर्व पर लाई कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना भाई,
जब इसके इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर अल्फा आ जाएगा, y की जगह बीटा आ जाएगा, तो बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 7 आ जाएगा ना। उसके बाद चलो, और आप जानते हो अगला इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, dy बाई डी एक्स एट अल्फा कोमा बीटा 2 के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स के कंसेप्ट को लगा करके यदि आप इसका स्लोप निकालोगे ना अल्फा कोमा बीटा पॉइंट पर, तो ये आएगा, और ये जो होगा ना इसी लाइन का स्लोप होगा, और इस लाइन का ऑलरेडी स्लोप 2 दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, निकाल लिए हैं इस लाइन के पैरेलल होने की वजह से। नहीं आई बात समझ में, है ना। तो अब मेरे को चाहिए dy बाई डी एक्स एट अल्फा कोमा बीटा। अरे यहाँ तक तो कोई भी बच्चा यार, आँख का अंधा व्यक्ति भी कर लेगा, इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा। इतना सारा क्वेश्चन जो पहले किया है ना, 14 क्वेश्चन जो नीचे से करते आ रहा है ना, ठीक है। अब ये 15वां नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना तो आइडिया आ गया ना। 2 इक्वेशन चाहिए मेरे को अल्फा बीटा का वैल्यू निकालने के लिए। एक इक्वेशन मेरे को पहले से मिल चुका है, दूसरा इक्वेशन ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स निकालो, y इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लो अल्फा कोमा बीटा पॉइंट पर, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू अल्फा माइनस 1, और ये इसको मान लो क्या 3, या यदि इसको 3 तुम नहीं मानोगे कोई बात नहीं है। ये देखो ये किसके बराबर है, 2 के बराबर ना, तो इसको ले लेते हैं इतना इक्वल्स टू 2, इधर है 2 इंटू अल्फा माइनस 1, ये 2 कैंसिल हो गया, अल्फा का वैल्यू निकाले 2 आगे। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए। अब हम धीरे धीरे काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अल्फा का वैल्यू 2 निकल गया, बीटा का वैल्यू निकालना है फ्रॉम 1 को याद कर लेते हैं, फ्रॉम 1 बीटा इक्वल्स टू, इसमें रख देंगे 2 अल्फा की जगह पर, आ जाएगा 4 माइनस, यहाँ भी रखेंगे अल्फा की जगह पर 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस 7, ये और ये कैंसिल हो गया, बीटा का वैल्यू निकल गया 7, और अल्फा कोमा बीटा मेरे को निकल गया 2,7, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकला ये हम इतना करते आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, बस 2 नंबर का क्वेश्चन आप खुद से करो, ठीक है। इसी कर्व पर उस पॉइंट पर के टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, जहां से टेंजेंट जाएगा तो क्या हो जाएगा, किस लाइन के परपेंडिकुलर आ जाएगा, इस लाइन के। मान लो ये वही लाइन है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, -15x प्लस 5y इक्वल्स टू 13, तो इसका स्लोप आप निकाल लोगे ना, इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बाय वाई का कोफिशिएंट, तो आ जाएगा 3, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा, -1/3, और अल्फा कोमा बीटा निकाल लो। अरे आप ऐसे सोचो कि जब तक इस पर एक पॉइंट नहीं निकलेगा, स्लोप मालूम है, स्लोप लेकर के आप क्या करोगे, स्लोप निकल गया तो इक्वेशन थोड़ी नहीं निकल जाएगा, स्लोप मालूम चल गया तो पॉइंट निकालने के लिए सोचो, और पॉइंट निकालने के लिए हम इतना सारा क्वेश्चन किए। अब हम बिल्कुल भी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। आप खुद से करना ये सब। अब यहां पर dy बाई डी एक्स निकाल लेना है अल्फा कोमा बीटा पॉइंट पर, और उसको -1/3 के बराबर कर करके वहां से क्या करना है, बीटा या अल्फा का वैल्यू निकाल लेना है। फिर इसमें जो भी जिसका वैल्यू निकलेगा इसमें रखेंगे, वहां से क्या हो जाएगा, यदि अल्फा निकलेगा तो बीटा अल्फा की जगह पर यहाँ पर रख दो वैल्यू, बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा निकल जाएगा तो इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। स्लोप बताइए -1/3। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लो क्या है, कह रहा है सो दैट the tangents to the curve y equals to 7x cube plus 11 at the points where x equals to 2 and x equals to -2r पैरेलल। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या, सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व इतना एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। कह रहा है क्या, प्रूव करने के लिए इस कर्व पर जब हम x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे और x इक्वल्स टू -2 पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे, दोनों टेंजेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। फिर से एक बार अस्थिर से बोल रहे हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चन में कह रहा है क्या, सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि इस कर्व पर x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर और x इक्वल्स टू -2 पॉइंट पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे ना, तो दोनों टेंजेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए, टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये बात आपको मालूम है। दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब होता है, जब दोनों का स्लोप क्या हो जाए, इक्वल। तो क्या कर लेते हैं हम, x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर टेंजेंट जो गया ना उसका स्लोप निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू -2 पॉइंट से जो टेंजेंट पास हुआ ना, गया ना, उसका स्लोप निकाल लेते हैं। यदि दोनों टेंजेंट का स्लोप इक्वल आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर और x इक्वल्स टू -2 पॉइंट पर के टेंजेंट का, तो हम कह देंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब दोनों ही टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। नहीं आई बात समझ में? अरे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस कर्व पर x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर और x इक्वल्स टू -2 पॉइंट पर जो टेंजेंट है ना, मतलब ये दोनों पॉइंट्स पर का जो टेंजेंट है ना, पैरेलल है। ठीक है, चलो पहले इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालो इस कर्व का, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट गया है ना इस कर्व का, उसका स्लोप निकालो। दोनों देख लो बराबर हो गया तो दोनों पैरेलल हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। सिंस y इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, 7x³ + 11, तो dy/dx 21x² हो गया। अब ये क्या है, ये क्या है, ये जो है ना इस कर्व पर जितना भी टेंजेंट होगा ना, हर एक टेंजेंट का स्लोप को दिखाएगा ये। लेकिन क्वेश्चन में तो ये बोला गया है ना कि x इक्वल्स टू 2 पॉइंट से जो टेंजेंट गया है वो, और x इक्वल्स टू -2 पॉइंट से जो टेंजेंट गया है ना इस कर्व पर, वो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो चलो x इक्वल्स टू -2 पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। चलो पहले 2 पॉइंट पर है ना, 21 × 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 84। और यहाँ पर dy/dx का वैल्यू आप निकालो x इक्वल्स टू -2 पर, ये भी 84 ही आ जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिला, dy/dx एट x इक्वल्स टू 2 इक्वल हो गया dy/dx एट x इक्वल्स टू -2। ठीक है ना, मतलब अरे इसका मतलब क्या होता है, पहले आप ऐसे सोचो। इसका मतलब ये होता है x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, x इक्वल्स टू -2 पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, मतलब क्या, जहां पर x का वैल्यू 2 होगा, x कोऑर्डिनेट 2 होगा इस टेंजेंट मतलब इस कर्व पर, वहां से जो टेंजेंट हम पास कराएंगे, और जहां पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट -2 होगा, उस पॉइंट से जो टेंजेंट हम पास कराएंगे, तो दोनों टेंजेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ऐसे यहाँ देख लो स्लोप बराबर है, सो आप यहाँ बोल देना, सो tangents at the points x equals to 2 and x equals to -2 are parallel। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y equals to x³ at which slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point, y coordinate of the point। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना एट विच द टेंजेंट एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कह रहा है क्या, इस कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए, है ना, जिस पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप जो होगा ना उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कर्व यही है, ठीक है, और कह रहा है क्या, इस कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए
ये पॉइंट है, आपको इसी का कोऑर्डिनेट निकालना। बट यहाँ कंडीशन देखिए क्या दिया हुआ है, इस पॉइंट पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, इसका जो स्लोप होगा ना इस टेंजेंट का, वो क्या होगा, इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। मतलब मान लीजिए यदि इसका पॉइंट यदि आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा ले लेते हैं तो इसका स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, बीटा के बराबर। नहीं आई बात समझ में, फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कह रहा है क्या, आपको इस कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब क्या, उस पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए, उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। क्या बात आपको समझ में आया? ठीक है, मतलब इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। यदि इस पॉइंट से टेंजेंट जाएगा ना तो इसका जो स्लोप होगा इस टेंजेंट का, वो क्या होगा, इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। और आप जानते हैं इसका स्लोप आप कैसे बताएंगे, इसका स्लोप हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा। मेरे दिमाग में ये कैसे आइडिया आ गया कि dy बाई डी एक्स से इसका स्लोप देना है। ऐसे आइडिया है कि ये टेंजेंट ना तो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है और ना ही 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। तीसरा तरीका ही मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये कर्व का इक्वेशन आपको मालूम है एक्स क्यूब। हम आपको बोले हैं पहले ही, कर्व अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब अल्फा बीटा इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो आप बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं अल्फा क्यूब, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। एक बार आप क्या कीजिए, इस कंसेप्ट का यूज कीजिए, ठीक है ना। ये बीटा के बराबर इसलिए आ गया कि डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा जो है ना इस टेंजेंट के स्लोप को दिखा रहा है और बीटा भी इस टेंजेंट के स्लोप को दिखा रहा है, तो दोनों एक ही लाइन का स्लोप है। सो आप बोल सकते हैं इतना बराबर बीटा, ठीक है ना। चलिए इसको भी यहां लिख ही लेते हैं। अब मेरे को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, चूंकि y इक्वल्स टू दे रखा है क्या, एक्स क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल लीजिए x की जगह पर क्या रख करके, अल्फा, y की जगह बीटा रख करके। तो इसमें y का टर्म नहीं है, सो डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा क्या आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, इसको मान लेते हैं 3। या नहीं तो एक काम आप कर लीजिए, देख लीजिए ये किसके बराबर है, बीटा के बराबर है कि नहीं है दिया हुआ है ना। क्यों इसको इक्वेशन हम 3 माने, फिर बोलें 2 और 3 से चलने के लिए। तो बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन आप मान लीजिए 3। अब मानिए 3 इसको, अब ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सो क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, फिर अल्फा निकल गया तो बीटा तो इजी वे में निकल जाएगा ना। अब चलिए फ्रॉम 1 and 3, अच्छा यहाँ जो हम किए कहाँ से मालूम है आपको, फ्रॉम 2। अरे इक्वेशन 2 में जो डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू बीटा दिया हुआ है ना, इसके जगह पर हम रख दिए हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं 1 और 3 से। तो बीटा अल्फा क्यूब के बराबर है और यहाँ देख लो बीटा जो है ना 3 अल्फा स्क्वायर के बराबर है। सो आप बोल सकते हैं अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 3 अल्फा स्क्वायर, इसको उठा करके इस साइड करेंगे, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अल्फा स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो देखो हो क्या जाएगा, अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 0 एंड अल्फा इक्वल्स टू 3। सिंस बीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है अल्फा क्यूब, अब मेरे को निकालना क्या है बीटा। तो एक बार अल्फा का वैल्यू 0 डालिए, बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर यहाँ 3, यहाँ आ जाएगा क्या 27 अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा 0,0 एंड 3,27। चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं ना। अब अगला लेक्चर 17 से 18 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 27 तक का डिस्कशन हम करेंगे अगले लेक्चर में। और जितना भी आपको पढ़ाया गया है 1 से 17 तक के क्वेश्चंस का आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बिल्कुल ही इजी चैप्टर है, बट फिर भी आपको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है ना, मेरे को हर एक क्वेश्चन को कराना पड़ रहा है। यदि इसमें से 4-5 क्वेश्चन भी यदि बीच का हम करा देते, ठीक है ना, तो आपसे कम से कम 17 तक का क्वेश्चन तो आप बनाने के योग्य थे, ठीक है। फिर भी मेरे को पूरी बनाना पड़ रहा है। 2-4 क्वेश्चन जो बीच में हम छोड़े हैं ना, बीच में उसको आप कीजिएगा बैठ करके, ठीक है ना। वो आपका होमवर्क रह गया, आप ये मान करके चलिए और आंसर आप पक्का मिलाइए, ठीक है। और अगला लेक्चर जो होगा ना, लास्ट लेक्चर होगा टेंजेंट नॉर्मल का। चलिए थैंक यू, बाय बाय।